मैं अनु तलानविंज, महिला महाविद्यालय चाईबासा बीएड विभाग। आज मैं सेमेस्टर 2 पेपर 7 के यूनिट 1 के एक टॉपिक भाषा नीति पर बात करूंगी। भारतीय संविधान में राजभाषा नामक भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा संबंधी प्रावधानों की चर्चा की गई है। ये सभी अनुच्छेद मुख्य रूप से संघ और राज्यों की राजभाषा से संबंधित है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को मान्यता प्रदान की गई है। स्वतंत्र भारत के सभी आयामों ने शिक्षा के सभी स्तरों पर हिंदी भाषा को स्वीकृति प्रदान की है। शिक्षा के सभी स्तरों पर मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा के साथ ही विदेशी भाषा को स्थान प्रदान किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम आयोग विश्वविद्यालय आयोग या राधा कृष्णन आयोग का गठन 4 नवंबर सन 1948 में किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आयोग ने हिंदी शिक्षण के संबंध में कहा कि उच्चतर माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर 3 भाषाएं पढ़ाई जाए, जिनमें क्षेत्रीय भाषा, संघीय भाषा हिंदी तथा अंग्रेजी को सम्मिलित किया जाए। साथ ही आयोग ने कहा कि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के स्थान पर किसी आधुनिक भारतीय भाषा को बनाया जाए। आयोग ने हिंदी भाषा को संघीय भाषा का दर्जा दिया। साथ ही कहा कि राष्ट्रभाषा के लिए देवनागरी लिपि सर्वश्रेष्ठ है। देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है और राष्ट्रीय एकता को कायम करने में मददगार है। आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि संघीय भाषा में अन्य स्रोतों से आए हुए शब्दों का समन्वय किया जाए और उसे समृद्ध बनाया जाए। उच्च शिक्षा में अंग्रेजी के स्थान पर किसी भारतीय भाषा का प्रयोग किया जाए। राज्य सरकारें उच्चतर माध्यमिक स्कूलों, डिग्री कॉलेजों एवं विद्यालयों की सभी कक्षाओं में संघीय भाषा के शिक्षा की व्यवस्था करें। इसके बाद हम लोग जैसा कि जानते हैं 1952 में मुदालियर आयोग आया। मुदालियर आयोग ने छात्रों के लिए माध्यमिक स्तर पर 2 भाषाओं के अध्ययन पर अपना सुझाव दिया। उन्नीस में ही राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में मातृभाषा के माध्यम से अनुदेशन का पक्ष रखा जाता है। 1957 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने एक भाषा सूत्र का प्रस्ताव रखा और 1961 में राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में एक त्रिभाषा सूत्र पर आम सहमति बनती है। फिर हम देखते हैं 1964 में कोठारी आयोग आया। कोठारी आयोग ने भी निम्न माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या में 3 भाषाओं को सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। गैर हिंदी क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषा हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी के अतिरिक्त
आधुनिक भारतीय भाषा या शास्त्रीय भाषा विकल्प के रूप में। आयोग ने हिंदी को संघ की राज्य भाषा के रूप में मातृभाषा के पश्चात महत्वपूर्ण स्थान दिया। आयोग का मानना था कि अंग्रेजी उच्च शिक्षा में बौद्धिक आदान प्रदान की भाषा हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता के लिए विचार विनिमय की भाषा हिंदी ही हो सकती है। इसलिए भारत के सभी भागों में हिंदी का प्रसार किया जाना आवश्यक है, जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हो सके। हिंदी को समूह की संपर्क भाषा होनी चाहिए, संपूर्ण भाषा के आंतरिक संप्रेषण का माध्यम होना चाहिए तथा प्रत्येक व्यक्ति को इसका ज्ञान होना चाहिए, किंतु इसे किसी पर लादा नहीं जाना चाहिए। हिंदी को केंद्र और राज्य की कार्यालयीय भाषा होनी चाहिए। आयोग का कहना है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे लड़के लड़कियां हिंदी का गहनता से अध्ययन करेंगे और उन्हें प्रेरणा प्राप्त होगी। ज्ञान और संस्कृति के पोषण हेतु हिंदी का ज्ञान आवश्यक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की बहुभाषिता को ध्यान में रखकर देश के राज्यकर्ताओं ने संपर्क भाषा के रूप में हिंदी भाषा को स्वीकृति प्रदान की थी। विभिन्न शिक्षा आयोगों ने हिंदी के शिक्षण पर पर्याप्त बल दिया था। संपर्क भाषा के साथ साथ राज्य भाषा होने के कारण हिंदी का प्रचार प्रसार विभिन्न स्तरों पर होना आवश्यक था। अतः हिंदी सहित सभी भाषाओं की भाषिक और साहित्यिक समृद्धि के लिए ये जरूरी था कि अहिंदी भाषी बालक हिंदी और हिंदी भाषी बालक कोई अन्य भारतीय भाषा अवश्य सीखें। इसलिए भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया। तो अगले वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति की में त्रिभाषा सूत्र का चर्चा करेंगे। धन्यवाद।